ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट पेज से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक में क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ आईएफआरएस 1 रिगार्डिंग फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा? आईएफआरएस 1 इज द स्टैंडर्ड दैट गाइड कंपनीज व्हेन दे अडॉप्ट फॉर आईएफआरएस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बोलता है कि जो आईएफआरएस है ना वो एक स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड मतलब एक रूल्स है, रेगुलेशन है, जो क्या करती है कंपनी को गाइड करती है कब, जब वो पहली बार आईएफआरएस को अडॉप्ट कर रहे हैं। आईएफआरएस क्या है? फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इट टेल्स हाउ टू प्रिपेयर द फर्स्ट आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड अकाउंट इनटू आईएफआरएस फॉर्मेट एंड व्हाट डिस्क्लोजर मस्ट बी गिवन। ये बोलता है कि भाई ये हमें क्या बताता है, ये कंपनीज को ये बताता है कि उन्हें कैसे पहला आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए, कैसे ओल्ड मेथड को न्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वो क्या क्या उनको डिस्क्लोजर करनी, ये सब चीजें बताता है। ठीक है, इट मेन पर्पस इज टू इंश्योर दैट द फर्स्ट आईएफआरएस स्टेटमेंट आर ट्रांसपेरेंट, कंपेटेबल एंड बेस्ड ऑन हाई क्वालिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मेन पर्पस क्या है कि भाई जो आईएफआरएस है ना, जो पहली आपकी आईएफआरएस बने वो ट्रांसपेरेंट बने, कंपेटेबल बने, बेस्ड ऑन हाई क्वालिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बने। देखो आप कोई चीज दोबारा दोबारा करोगे तब तो वो अच्छी बनेगी ही, कंपेटेबल बनेगी, ट्रांसपेरेंट बनेगी। बट वो बोलता है कि भाई हमें बार बार का नहीं देखना कि आपने पहली बार में गलती की, आपने दूसरी बार में गलती की, फिर अब तीसरी बार में बोलोगे कि सही बनेगा। हम बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट वाला सिस्टम, वो बोलते वो नहीं। वो कहते कि नहीं, हम भाई ऐसा आपको रूल्स बनाएंगे, ऐसे आपको गाइड करेंगे कि आपका जो पहली बार में बनाओ ना तो एकदम परफेक्ट बने, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट बने, कंपेटेबल बने। तो हम आपको पहली बार में ही ऐसे गाइड करेंगे कि आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, अब देखो सेकंड उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव देखो, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेटेबिलिटी। देखो आईएफआरएस का मेन मतलब वही है। देखो द फर्स्ट आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट शो क्लियर एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन कंपेयर्ड विद द फ्यूचर आईएफआरएस पीरियड। वही बोलता है कि भाई जो हमारी अकाउंट्स है उनको ट्रांसपेरेंट करना है, कंपेटेबल करना है, कि मतलब जो अब आप बना रहे हो, जो कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ताकि उन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाए ताकि वो पिछले और अगले में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेशक वो दोनों अलग अलग मेथड्स बने, बट आपको ऐसे बनाने में हेल्प करेगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कंपेयर करने में। ठीक है, आगे क्या है? टू प्रोवाइड सुटेबल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आईएफआरएस अकाउंटिंग, इट श्योर द करेक्ट ओपनिंग बैलेंस व्हेन अ कंपनी स्विच फ्रॉम अ लोकल गैप टू आईएफआरएस। वही बताते हैं कि भाई देखो आप हर एक साल पे नया बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, आपको पिछले ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस बचा, जो क्लोजिंग बैलेंस बचा, तो वही आप अपने ओपनिंग बैलेंस में डालते हो। लेकिन देखो पहले आप अलग रूल्स भी लगा रहे थे, तो देखो क्या बात है कि वहां के अलग रूल लगाने की वजह से अलग क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। लेकिन अब वही क्लोजिंग बैलेंस आप इसमें थोड़ा ना लगा सकते हो। तो वो बोलता है कि आईएफआरएस सी भी बताता है कि भाई आपको कैसे आपकी आईएफआरएस की बैलेंस शीट बनानी है ताकि आपको एक सुटेबल ओपनिंग पॉइंट मिल सके। जब आपकी स्टार्टिंग ही सही होगी तो आपका आगे का भी प्रोसेस सही होगा। जब आप स्टार्टिंग ही गलत करोगे तो आगे का प्रोसेस का फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, वो गलती जाएगा। ठीक है, टू मेक द ट्रांजिशन कॉस्ट इफेक्टिव, ये बोलता है स्टैंडर्ड अलाउ एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन सो दैट द कंपनी कैन शिफ्ट टू आईएफआरएस विदाउट एनी हैवी कॉस्ट। मतलब कि भाई जो आईएफआरएस 1 है ना, वो क्या करता है आपकी, आपको हर एक चीज गाइड करता है, रेगुलेट करता है, मतलब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप बार बार मिस्टेक करके नहीं सीखते, जिसकी वजह से क्या आपकी जो कोर्सेज है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पशंस भी देता है, आपको सिंप्लीफाई कर देता है आपके फॉर्मेट को, जिसकी वजह से क्या है कि कंपनी को कहीं ना कहीं शिफ्ट होने में कॉस्ट नहीं ज्यादा लगती है। ठीक है, नहीं तो देखो अगर अगर वो गाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको एक बहुत वो क्या कहते हैं उसको, एक बहुत ट्रेंड एम्प्लॉय लगेंगे, फिर आप 2-3 बार गलती करोगे, फिर आप सही करोगे, इसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो इससे बहुत सारे कॉस्टेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास स्कोप, स्कोप क्या है आईएफआरएस 1 का? आईएफआरएस 1 अप्लाई व्हेन अ कंपनी प्रिपेयर्ड फर्स्ट आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रेजेंट इंटीरियम आईएफआरएस स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बोलता है कि आईएफआरएस 1 कब अप्लाई होगी, कब हम इसे यूज करेंगे? जब हम पहली बार आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब कि बैलेंस शीट बनाने हैं, पेंडल अकाउंट बनाना है, तो उसको बोलते हैं तब यूज करेंगे। या तो हम इंटीरियम आईएफआरएस बना रहे हैं, चाहे वो आईएफएस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पहली बार हम चाहे पूरे साल के बाद बना रहे हैं, चाहे हम इंटीरियम के बेसिस पे बना रहे हैं, तब भी यूज होगा। ऐसा कोई फर्क नहीं है कि एनुअल के बेसिस पे होगा, इंटीरियम के बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, आपको भी पता है इंटीरियम में वही चीज अप्लाई होगी जो कि फाइनल में अप्लाई होता है, वही मेथड यूज होगा। ठीक है, अगर देखो इफ अ कंपनी वाज ऑलरेडी यूजिंग आईएफआरएस अर्ली, आईएफआरएस 1 डज नॉट अप्लाई। देखो मैंने पहले ही बोला कि आईएफआरएस कब एम्प्लॉय को मदद करेगा? जब पहली बार अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन वही बोला कि अगर ऑलरेडी यूजिंग मतलब पहले से ही ऑलरेडी यूज कर रहे हो आईएफआरएस को, आपको 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए यूज किए हुए, तब ये आईएफआरएस 1 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तब इसका कोई फायदा नहीं, ये उसी के लिए होगा जो पहली पहली बार यूज कर रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, की प्रोविजन ऑफ आईएफआरएस 1 के की प्रोविजन आगे, बिलो आर द मेन रूल्स एंड प्रोसीजर दैट एवरी फर्स्ट टाइम अडॉप्टर मस्ट फॉलो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखो पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग आईएफआरएस बैलेंस शीट। ये बोलता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस 1। A company must prepare an opening IFRS statement of financial position at the date of transition. This is the starting point of the accounting under IFRS. All the asset and liability must be measured as per the IFRS standard, not old gap. This opening balance sheet is the base of for the all future IFRS reporting. देखो मैंने आपको पहले बताया कि आप
आप जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन बना रहे हो, आपका साल एंड होता है तो आप सब अकाउंट्स बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड में कभी भी बराबर तो नहीं बचता ना, आपको बैलेंसिंग क्लोजिंग बैलेंस तो बचता ही है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, तो वो क्या है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो वो बोलता है कि भाई जब पिछले ईयर का आपने किसी और मेथड से यूज किया, मतलब कि आपने ओल्ड गैप मेथड से यूज किया, तो भाई उसका आंसर अलग आएगा, उसका क्लोजिंग स्टॉक अलग है, तो आप उस क्लोजिंग स्टॉक को आप न्यू मेथड से कैसे लगा सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका आगे का तो वही बोलता है कि भाई आपको ये बताता है कि कंपनी कैसे एक ओपनिंग आईएफआरएस, मतलब कि जब नया आईएफआरएस बना रही है, एक नए आईएफआरएस में जा रही है, तो उसे कैसे ओपनिंग बैलेंस को चूज करना है, कैसे उसको लगाना है, ठीक है। ये की एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो जो मीन है उसके बेसिस पे ही आगे आप सारा काम करोगे। मतलब देखो ओपनिंग बैलेंस के बेसिस पे आप एसेट्स लिबर्टीज कैलकुलेट करोगे, हर एक चीज करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। और आईएफआरएस के स्टैंडर्ड एंड रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करोगे, ठीक है। आप ओल्ड गैप के अकॉर्डिंग कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं लगाओगे। तो वही बोला है कि भाई जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो क्या है, एक बेस है ऑफ ऑल आईएफआरएस रिपोर्टिंग। ये बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी अमाउंट लगेगी, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ऑल आईएफआरएस स्टैंडर्ड। देखो the company must apply all current IFRS standard consistently in opening balance sheet, current period financial statement, comparative statement, not no selective application allowed। ये बोलते हैं कि आईएफआरएस ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट में ही लगा दिया, ठीक है, आपने कंपेरेटिव स्टेटमेंट में छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना कि ऑल करंट आईएफआरएस स्टैंडर्ड, जो उस वक्त आईएफआरएस स्टैंडर्ड चल रहे हैं ना, आपने वही वाले स्टैंडर्ड्स यूज करने हैं। किसमें यूज करने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में, करंट पीरियड में, कंपेरेटिव में। कोई भी आप ऐसे नहीं कर सकते नो सिलेक्टिव एप्लीकेशन इज अलाउड लिखा, मतलब ऐसे नहीं कि आपका दिल किया आपने अभी कोई दूसरा स्टैंडर्ड लगा लिया, आपका दिल किया आपने कुछ और मेथड यूज कर लिया, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो चीज है वैसे ही चलानी है। आगे क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, व्हेन स्विचिंग टू द आईएफआरएस अ कंपनी मस्ट फर्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइज ऑल एसेट्स एंड लिबर्टीज रिक्वायर्ड बाय द आईएफआरएस, एग्जांपल डिफर्ड टैक्सेस, पेंशन लिबर्टीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये बोलता है कि आपको कुछ चीजों को जब आप स्विच करो आईएफआरएस की तरफ, तो आपको कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज करना होगा, जैसे कि एसेट्स लिबर्टीज रिकॉर्ड बाय द आईएफआरएस, ठीक है। जितने भी जैसे एसेट्स एंड लिबर्टीज, ऐसा नहीं होगा कि आपने जो ओल्ड गैप के अकॉर्डिंग मैथड लिखा उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो आईएफआरएस उसके पास पहले से ही रिकॉर्ड है कि आपके एसेट्स कितने होने चाहिए, लिबर्टीज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ओल्ड में कुछ जैसे एसेट्स हैं वो नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ओल्ड का गैप में नहीं लिखे हुए हैं, जैसे कुछ एसेट्स होते हैं जो कि जैसे कि ओल्ड गैप में क्या पता एसेट्स लिखे हो, लेकिन आईएफआरएस के अकॉर्डिंग वो क्या पता लिबर्टीज हो, मतलब एसेट्स ना हो। तो आपको ऐसे नहीं करना कि आपको ओल्ड गैप के अकॉर्डिंग चलना, आपको आईएफआरएस के अकॉर्डिंग ही चलना है। जो एसेट्स एंड लिबर्टी आईएफआरएस में रिकॉग्नाइज्ड है वही एसेट्स एंड लिबर्टीज आपको डालनी है, दूसरी नहीं डालनी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे रिफर टैक्स, पेंशन लिबर्टी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या लिखा है, डी रिकॉग्नाइज्ड आइटम नॉट परमिटेड बाय द आईएफआरएस, ठीक है। ये बोलता है कि देखो कुछ ऐसा तो नहीं है कि जितनी एसेट्स लिबर्टीज आप पहले से अपने ओल्ड मेथड में डाल रहे हो सारी की सारी होंगी। तो कुछ आईएफआरएस क्या करता है ना, कुछ एसेट लिबर्टी को निकाल भी देता है कि वो अलाउड ही नहीं करता। तो उसको क्या बोलते हैं, जब अलाउड नहीं करा माइनस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरनल इंटेंजिबल एसेट क्रेडिटेड इंटरनली, ठीक है। तो ये सब कहीं ये परमिटेड नहीं है आईएफआरएस की वजह से, तो आप इसको माइनस कर दोगे, आप डालोगे ही नहीं, ठीक है। थर्ड क्या हमारे पास, रिक्लासिफाइंग आइटम एज पर द आईएफआरएस। देखो रिक्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो चीजें एक डिफरेंस होता है कि भाई जो पहले का ओल्ड मेथड था और अब जो मेथड यूज करने से भाई डिफरेंस तो होगा ही। मतलब आप सारी चीजें रिक्लासिफाई कर रहे हो ना, आप पहले कैसे डाल रहे थे अब आईएफआरएस के अकॉर्डिंग डाल रहे हो, तो आपको हर एक चीज आप सफल कर रहे हो, शफल कर रहे हो, ठीक है। बोलते हैं ना रिक्लासिफाई करो, अलग से आप हल डाल रहे हो, तो वो बोलता है कि आइटम आईएफआरएस के अकॉर्डिंग ही रिक्लासिफाई होंगे, ठीक है। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें से नॉन करंट में दी हुई है, करंट में दी हुई, डिटेल में नहीं दी गैप के अकॉर्डिंग, क्या पता आईएफआरएस में वो बहुत डिटेल में दी हो, ठीक है। तो वही चीजें उसके अकॉर्डिंग ही आप क्लासिफाई करोगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आइटम्स डालोगे। जैसे कि रिक्लासिफाइंग लीज एज अ फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग बेस्ड ऑन आईएफआरएस, रिक्लासिफाइंग फाइनेंशियल एसेट्स इनटू आईपीसी फेयर एंड थ्रो। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना रिक्लासिफाई, देखो फाइनेंशियल एसेट्स को रिक्लासिफाई करते हैं आईएफआरएस में कैसे, फेयर वैल्यू थ्रो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बेसिस पे, फेयर वैल्यू थ्रो प्रॉफिट के बेसिस पे, अमोर्टाइजिंग क्वेश्चन के किसी भी मेथड से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे है। आगे क्या है, मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसमें क्या लिखा है, आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन एसेट लिबर्टी मस्ट बी मेजर्ड बेस्ड ऑन द आईएफआरएस। देखो अब आपने मेजर तो कर लिया, हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि क्या-क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। अब ये भी तो देखना कि किस किस बेसिस पे आपको नोट करनी है, कैसे उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सम आइटम मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू, सम एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, अदर एज पर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, इन्वेंटरी, पीपीएल, लीज, इंटेंजिबल एक्सेट्रा, वेयर ओल्ड गैप वैल्यूज डिफर, एडजस्टमेंट मेड बी मेड। अब बोलता है कि भाई आप जो मेजर्स है ना वो किसके ऊपर कैसे कर सकते हो, कि कुछ चीजें आप फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ चीजें आप अमोर्टाइजेशन कॉस्ट के ऊपर, कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के ऊपर ही रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर कोई जैसे ओल्ड गैप, अब जो भाई देखो आप पुरानी से कुछ
डाल रहे हो, अब नया डाल रहे हो, तो अलग तो आएगा ही। जब अलग आएगा तो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। जो चेंजेस आएंगे एडजस्टमेंट करनी होगी, ओल्ड और न्यू में ट्रांसफर करने पे, मेजर करने पे। अब क्या है, अब देखो ये एक ना ये आता है ऑप्शनल एग्जाम्पशन, बहुत जरूरी है, और एक है मैंडेटरी एग्जाम्पशन, ठीक है। एक ना रेट्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक रेट्रोस्पेक्टिव है, वो उसमें बहुत आ जाता है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये उसी में से ही निकल जाएगा, बट मैं वैसे करा दूंगी अगर उसे ट्राई करना होगा तो। आगे देखो ऑप्शनल एग्जाम्पशन में क्या बोला कि IFRS 1 गिव्स अ सर्टेन ऑप्शनल एग्जाम्पशन फॉर रिड्यूस द बर्डन ऑफ ट्रांजिशन कंपनीज में चूज टू यूज देम। ये बोलता है कि IFRS जो है ना वो कुछ ऑप्शनल एग्जाम्पशंस भी देती है कि भाई आपको चॉइस है कि आप इसमें से चूज कर सकते हो और इसमें से अप्लाई करना चाहो तो कर लो, नहीं अप्लाई करना चाहो तो नहीं कर सकते, ऑप्शंस देती है आपका काम इजी करने के लिए, ठीक है। देखो मेन एग्जाम्पशंस इंक्लूड, देखो ये जो एग्जाम्पशंस है ना, ये देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखी है। अब जब 6 5 लिखी है मैंने से एक्सप्लेन किया, जब आप बुक में खोलोगे ना तो यही वाला पॉइंट देखिए, उन्होंने सिर्फ 15 16 का सिर्फ नाम लिखे, जैसे ये लिखा ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन, सिर्फ उन्होंने नाम लिखे हैं 15 16। तो उन्होंने ऐसे लिखा, अगर आपको 15 16 नाम याद कर सकते हो तो आप वैसे कर लो, अगर आप 4 5 कर सकते हो तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो वैसे भी आप 15 16 करते हो तो आप एक लाइन में कैसे लिखोगे, वैसे भी शीट भरेगी। तो एज योर विश, आप बुक खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा, वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट। PPE can be measured at fair value and use it as a deemed cost. Previous gap carry amount as a deemed cost। ये बोलता है कि भाई या तो आप क्या कर सकते हो कि फेयर वैल्यू को भी यूज कर सकते हो और डीम्ड कॉस्ट को भी, मतलब आप फेयर वैल्यू को यूज कर सकते हो कैसे, डीम्ड कॉस्ट की बेसिस पे, ठीक है। या तो जो प्रीवियस गैप है ना वो क्या करता है कि कैरीड अमाउंट एज ए डीम्ड कॉस्ट। देखो आपके पास दो मेथड है, देखो इसको सिंपल समझने का दो मेथड है। देखो आपने क्या किया कि जो अमाउंट थी आपने फेयर वैल्यू पे कैलकुलेटेड की, ठीक है। फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट करके उसको क्या मान लिया कि ये हमारी डीम्ड कॉस्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया। या तो आप क्या कर सकते हो कि जो प्रीवियस गैप में जो मतलब पहले अकाउंट यूज कर रहे थे ना उसमें आपने जिस अमाउंट पे उसको कैलकुलेट किया था उसी अमाउंट को उठा के मान लिया कि डीम्ड कॉस्ट है, ठीक है। दो मेथड कि आपने अलग से कैलकुलेट किया फेयर वैल्यू पे उसको मान लिया डीम्ड कॉस्ट, या तो आपने पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट करके पुराने मेथड में रखा था उसी को मान लिया आपने डीम्ड कॉस्ट, ठीक है। अब समझ आ गया होगा। अब देखो अब आ गया बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब बोलता है कि कंपनी में चूज नॉट टू रीसेट पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर द IFRS 3, ओनली फ्यूचर बिजनेस कॉम्बिनेशन नीड टू फॉलो IFRS 1, ठीक है। ये क्या बोलता है कि भाई जैसे कुछ होते हैं ना कि कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक्विजिशन, मर्ज, एक्वायर्ड, कि मतलब आपने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, आपने किसी कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, एक साथ हो गई, इसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये बोलता है कि अगर आपने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन पास्ट में कर लिखा है ना उसको दोबारा से उन सब चीजों को रीसेट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप कोई करने वाले हो तब आप उस चीजों को दोबारा से डालोगे, ठीक है। उस पे आप IFRS अप्लाई करोगे, पिछले का नहीं। देखो आपने पिछले में वो चीजें पहले से ही आपने कर ली है, उसका सेटल डाउन है, ठीक है। अब आप फिर से वो पास्ट खोलोगे, उसको फिर से आप उन सारे अकाउंट को IFRS में कन्वर्ट करोगे, कितना मुश्किल होगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। और लोड टाइम लग जाएगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी, पैसा भी लगेगा। तो वो बोलते हैं कि उन सब चीजों को वहीं पे छोड़ दो, अगर फ्यूचर में आप कोई कॉम्बिनेशन करे हो, मर्ज करे हो, एक्विजिशन करे हो, उसके ऊपर IFRS अप्लाई करो, पुराने पे नहीं करना, ठीक है। पुराने पे करने की कोई जरूरत नहीं, आपको चॉइस मिल रही है, कंपलसरी नहीं कि आपको करना ही है, आपको चॉइस मिल रही है कि अगर आप चाहो तो पुराने पे भी कर सकते हो, बट आपको चॉइस मिल रही है कि जरूरत नहीं है, इतना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, कॉम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, कंपनी में रीसेट फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस टू जीरो ऑन ट्रांजेक्शन डेट। देखो ये क्या बोलता है ना कि ट्रांसलेशन डिफरेंस क्या होता है। देखो हर एक ये कब कम करती है, जब एक कंपनी की बहुत सारी यूनिट होती है अलग अलग करेंसी में, अलग अलग कंट्री में, ठीक है। अब देखो हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, आप सबको पता है, ठीक है। हर एक करेंसी की अपनी वैल्यू होती है, अपनी अमाउंट होती है, ठीक है। लेकिन आपको उन सब करेंसी को अपने ही डील करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर इंडिया में कोई कंपनी है तो वो अमेरिका में काम कर रही है, तो अमेरिका में उसकी यूनिट तो डॉलर में है, लेकिन जब वो अकाउंट बनाएगी तो अब इंडिया में ही कन्वर्ट करके लिखेगी ना, रुपीज में लिखेगी ना, डॉलर में तो नहीं लिखेगी। तो ये सब डील करना पड़ता है, जब वो बीच का डिफरेंस आता है ना तो आपको नॉर्मल सी बात है, पता है कि डॉलर बड़ा है रुपीज छोटा है, तो वो डिफरेंस भी तो आएगा ना जब उसे कन्वर्ट करोगे। तो वो जो डिफरेंस होता है उसको हम ट्रांसलेशन डिफरेंस बोलते हैं। और जब वो सारे का मतलब सारे टोटल बिजनेस का जब वो डिफरेंस निकलता है उसको हम कॉम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास पहले से ही वो क्या बोलते हैं कि आपको चॉइस दे दे रहा है कि भाई ऐसा करो ना, जब आप बना रहे हो ना, कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप मान लो कि आपकी जो कम्युनिटी ट्रांजेक्शन थी ना वो जीरो कर लो, डिफरेंस जीरो कर लो, कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं, मतलब शुरू से शुरू कर लो। देखो आप अगर उसको मानोगे ना कि वो उतनी डिफरेंस आप उसको कन्वर्ट करोगे, फिर IFRS के रूल्स की तरह बहुत दिमाग खराब होने वाला है। तो वो बोलता है कि मान लो वो जीरो थी, उसको जीरो मान के शुरू से शुरू कर दो, ठीक है। तो वही बोलता है कि उसको आपको ट्रांसलेशन को ज्यूम कर लो, वो जितनी भी डिफरेंस हो हमें नहीं लेना। आपने अगर IFRS अडॉप्ट कर रहे हो, मान लो वहां लिख दो जीरो, कि भाई मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ये जीरो से है, ठीक है, ठीक है।
जैसे अभी इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि आप समझना चाहो कैसे जीरो, देखो जैसे आप कुछ चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने क्या पता किसी ने शुरू से ही पढ़ना शुरू किया होगा, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम से पहले बोलते हैं ना कि ऐसे ज्यूम करो अगर आप पढ़ने आए हो कि आपको कुछ नहीं पढ़ा आज के दिन, तो ऐसे आप ज्यूम कर लेते हो ना कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको आसानी होती है पढ़ने में, ठीक है। तो वो वाला चीज है कि आप यहाँ पे ज्यूम करना कि जीरो है, उससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो शेयर बेस्ड पेमेंट, ये बोलता है ओनली आउटस्टैंडिंग शेयर बेस्ड पेमेंट नीड आईएफएस ट्रीटमेंट, पास वन नीड नॉट टू बी रिसेट। ये बोलता है कि जो शेयर बेस्ड पेमेंट, जो मतलब बोलता है कि जो पेमेंट हो गई है ना जिन शेयर्स के ऊपर, उसको छोड़ दो, हमें नहीं लिखना उसको, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी ट्रांजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है सारे की ट्रांजेक्शन खोलना, शेयर्स खोलना, कितना काम बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना। तो आईएफएस बोलता है जरूरत नहीं है, जाने दो। अब ये करो आउटस्टैंडिंग, जिनकी पेमेंट करनी रहती है सिर्फ उन पे अप्लाई करो आईएफएस को, मतलब उनकी ही अमाउंट को ही चेंज करो, बाकी किसी को मत करो, उन्हीं के मेथड को कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर देखा था ना बिजनेस कॉम्बिनेशन, पुराने को छोड़ दो सिर्फ आगे को देखो, तो वो भी यही काम है कि भाई आपका कॉस्ट, आपके टाइम सब बचाने के लिए किया गया। अब क्या डी कमेंसिंग लायबिलिटी, companies may estimate such liability without full respect के application, this exception reduce time and cost during transition, ठीक है। देखो डी कमेंसिंग लिबर्टीज क्या होती है ना कि जैसे कि जैसे ना कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो कुछ वक्त के बाद रुकने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब कि रुक जाते हैं, मतलब उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे कि अब देखो कोई पावर प्लांट है, उसको बंद करना पड़ गया, तोड़ना पड़ गया, ठीक है। अब कोई फैक्ट्री थी, उसको क्लीन अप करना, तो भाई कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती है ना, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ाती है। तो ये बोलता है कि ये आपको पक्का पता है कि भाई, आपको तो पक्का पता है कि क्लीन अप करना है कंपनी का, तो भाई इतने वक्त तक तो आपको क्लीन अप करने के लिए ये बंद रहना जरूरी है, ठीक है। तो आप वो खर्चों को क्या बोलते हैं कि एस्टिमेट लगा लेते हो कि भाई उतने तक का वो एस्टिमेशन आप लगा के, एस्टिमेट लगा के यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका इन सब एडजस्टमेंट से क्या हो रहा है कि आपका टाइम भी घट रहा है और आपकी कॉस्ट भी घट रही है, ठीक है। अब देखो मैंडेटरी एग्जाम्पशन के आगे कि सम रूल्स कैंट बी इग्नोर्ड एंड मस्ट बी अप्लाइड मैंडेटरी, बोलते हैं कि कुछ रूल्स ऐसे हैं कि आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, आपको अप्लाई करने हैं तो करने हैं। ऊपर तो ऑप्शनल था ना कि आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट ये बोलता है नहीं भाई इसको नहीं छोड़ सकते। अब देखो पहला एस्टिमेशन, आईएफआरएस एस्टिमेट मस्ट रिफ्लेक्ट कंडीशन एग्जिटिंग एट द ट्रांजिशन रेट, ओल्ड गैप एस्टिमेट कैनट बी चेंज्ड अनलेस रिक्वायर्ड। ये बोलता है कि भाई एस्टिमेशन के बेसिस पे देखो कुछ एस्टिमेशन हम करते हैं जो कि हम ओल्ड गैप मेथड पे करते थे, मतलब जो पुराने मेथड उसमें यूज करते थे, बोलते हैं कि वही एस्टिमेशन लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही एस्टिमेशन करो, लेकिन तब तक जब तक चेंज मत करो जब तक जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई मेथड में चेंज आ गया या कोई चीज आ गई, कोई नया रूल्स आ गया, उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड में चेंज तो करना ही पड़ेगा। जब तक उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है ना, तो जरूरी नहीं उसी एस्टिमेशन के बेसिस पे चलते चलो, ठीक है। अब देखो हेड्ज अकाउंटिंग आ गया, हेड्ज अकाउंटिंग कैन बी अप्लाइड ओनली इफ द हेड्ज डॉक्यूमेंटेशन एग्जिट फ्रॉम द स्टार्ट। देखो हेड्जिंग अकाउंटिंग ना बहुत मुश्किल होती है और कॉम्प्लिकेटिंग होती है, ये बोलती है कि वो तभी अप्लाई करो, वो करो जब आपके पास पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन एग्जिट हो, मतलब पहले से आपके पास शुरू से ही आपके पास एविडेंस हो कि भाई हेड्जिंग करनी है, ठीक है, हेड्जिंग हो रही है। अब देखो आगे है डी रिकॉग्नाइज्ड ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लिबर्टी ओनली ऑल डिक्लोराइजेशन रूल्स कांट बी रिजर्व। बोलता है कि भाई कुछ ऐसे थे कि मैं ये मान लो कि कुछ डी रिकॉर्ड, मतलब कुछ ऐसे ऐसे लिबर्टी थे जो निकाल दिए गए थे, ठीक है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि ओल्ड वाले को फिर से आपने रिजर्व कर लिया फिर रख लिया, ऐसे नहीं होगा। वो जो निकल गई वो चीज निकल गई, जो रूल रेगुलेशन से आउट हो गई वो आउट हो गई, उसको दोबारा से नहीं डाल सकते, ठीक है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, सर्टेन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एनआईसी, एनआईसी का फुल फॉर्म वही है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मस्ट फॉलो आईएफएस रूल मैंडेटरी। देखो जो कुछ होते हैं ना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, उनके लिए आईएफएस का रूल फॉलो करना मैंडेटरी है, आपको कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है इनके रिलेटेड, ठीक है। अब क्या गया, अब आगे हमारे पास डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर आईएफएस 1, डिस्क्लोजर आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कंपनी मस्ट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई इट चेंज फ्रॉम प्रीवियस गैप टू आईएफएस, आपको बताना भी पड़ेगा आपने कब चेंज किया, क्यों चेंज किया, ठीक है। कन्वर्ट कब किया आपको लिखना पड़ेगा ना, कि ऐसा तो ना कि ऐसा लगे कि आपने 4 साल पहले कन्वर्ट कर दिया था, नहीं आपको लिखना पड़ेगा 4 साल पहले कन्वर्ट किया कि मैंने अभी अभी कन्वर्ट किया, क्यों कन्वर्ट किया, ठीक है। आगे क्या रिकॉन्सिलाइजेशन सेपरेट, टू रिकॉन्सिलाइजेशन आर रिक्वायर्ड, रिकॉन्सिलाइजेशन ऑफ इक्विटी एंड रिकॉन्सिलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस, दिस शो व्हाट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। भाई रिकॉन्सिलाइजेशन करना है, मैच करना है पुराने मेथड को ओल्ड आईएफएस को, भाई इससे पता लगेगा कि आपको कितना चेंज आ रहा है ट्रांजिशन, मतलब जब बदलाव कर रहे हो तो कितना डिफरेंस आ रहा है या किसी चीज कितनी चेंजेस का चेंज आ रहा है, ठीक है। अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ एडजस्टमेंट, अ कंपनी मस्ट डिस्क्राइब मेजर एडजस्टमेंट इन एसेट लिबर्टी इनकम एक्सपेंस एंड कैश फ्लो ड्यू टू आईएफएस। ये बोलता है कि आपको डिस्क्रिप्शन एडजस्टमेंट देनी, कुछ एडजस्टमेंट्स है
जैसे आप कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो एसेट्स में, लिबर्टी में, इनकम में, एक्सपेंस में, तो वो आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा कि आपने एडजस्टमेंट किया है। डिस्क्लोजर ऑफ एक्सेप्शन यूज, आपको ये भी बताना होगा आपने कौन से ऑप्शनल एजम्पशन अप्लाइड किए हैं, ठीक है, उनको डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजर डिफरेंस, ठीक है, वेयर मेजरमेंट चेंज ड्यू टू आईएफआरएस, अ प्रॉपर नोट मस्ट, वही बोला कि कोई चेंजेस आ रहे हैं, आपके मेजरमेंट में कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको भी आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। एडवांटेज हो गया आईएफआरएस 1 की, क्या तो इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम लोकल गैप टू आईएफआरएस, बोलता है कि भाई जो लोकल गैप थे तो आईएफआरएस में मतलब कन्वर्ट हो रहे हो तो इजीली हो सके, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेटिबिलिटी हो सके, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू एग्जम्पशन, मतलब जो बहुत प्रॉब्लम होती है उनको कम कर सके, हेल्प इंटरनेशनल इन्वेस्टर अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इंप्रूव ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ग्लोबली सब जान सके, ठीक है। कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन में क्या है कि जो आईएफआरएस 1 है प्रोवाइड ए कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर अ कंपनी अडॉप्शन आईएफआरएस फॉर द फर्स्ट टाइम, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दे देती है कंपनी को कैसे आईएफआरएस अडॉप्ट करना चाहिए। इट इंश्योर दैट द फर्स्ट आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट, कंपेटेबल एंड बेस्ड ऑन करेक्ट रिकॉग्निशन मेथड प्रिंसिपल, वही बोला कि जो फर्स्ट टाइम आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए, थ्रू अ मिक्स ऑफ मैंडेटरी रूल्स ऑप्शनल एग्जम्पशन आईएफआरएस 1 मेक द ट्रांजिशन इजियर व्हाइल मेंटेनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वही बोलता है कि भाई एक मिक्स थ्रो से क्या होता है कि मैंडेटरी रूल्स या ऑप्शनल एग्जम्पशन से क्या है, जो आईएफआरएस है वो थोड़ा इजियर बन जाता है आपको अडॉप्ट करना, ठीक है, एक रिलायबल बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।